बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बेटा, चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा था और लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे और हमने देखा था कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होती है और इसके अलावा अगर एक ऑब्जेक्ट पर मल्टीपल फोर्सेस अप्लाई हो रही हो तो फ्री बॉडी डायग्राम में उसको रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं और उन तमाम फोर्सेस को सम अप किस तरह किया जाता है। तो इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि हम तमाम फोर्सेस इंडिकेट करते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इंडिकेट करते हैं और फिर उसके बाद तमाम फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट्स को आपस में ऐड कर देते हैं और तमाम कंपोनेंट्स के वाई कंपोनेंट्स को आपस में तमाम फोर्सेस के वाई कंपोनेंट्स को आपस में ऐड कर देते हैं और फिर अपनी डिजायर्ड वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आज हम कुछ फोर्सेस को पहले डिस्कस करने जा रहे हैं, एक रिव्यू करने जा रहे हैं। डिफरेंट तरह की फोर्सेस होती हैं जो जिनसे हमें अक्सर वास्ता पड़ता रहता है। तो कुछ फोर्सेस हैं जिनको पहले हम वन बाय वन थोड़ा सा गो थ्रू करने जा रहे हैं। इसमें पहली फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और ये फोर्स आमतौर पे किसी भी दो मासेस के दरमियान एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो इसको लिख देता हूँ। दिस फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन टू मासेस, ठीक है। और आमतौर पर हमारे यहाँ इस चैप्टर के अंदर जो ज़्यादातर कंसिडर किया गया वो ये किया गया कि एक दो मासेस हैं तो उनमें से एक जो है वो अर्थ है, ठीक है, यानी ज़मीन है, और दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हमारे यहाँ एक ऑब्जेक्ट को कंसिडर किया कि वो ज़मीन है और दूसरा ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। सो लेट मी राइट इन आवर केस वी एज्यूम, या हम यूँ कर देते हैं, वी आर एज्यूमिंग अर्थ is one object और दूसरा ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ है और यूजुअली जो फोर्स होती है, फोर्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, और अगर हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के लिए हम इस F के साथ सब्सक्रिप्ट में G लगा देते हैं, डिस्टेंस के ये ग्रेविटी की बात हो रही है, और फिर एम मास तो एज इट इज रहता है, एक्सेलरेशन जो है उसके साथ हम जी लगा देते हैं और इस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की टर्मिनोलॉजी हम इसके लिए आमतौर पर यूज़ कर रहे होते हैं। इनफैक्ट इसको फिर हम इस ए जी को हम जी से भी सिंपल लिख सकते हैं, तो यूजुअली इसको हम फिर इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ जी इज इक्वल्स टू एम जी। ठीक है, तो ये आमतौर पर ज़मीन की जो ग्रेविटी है, अर्थ की जो ग्रेविटी है, उसका फॉर्मूला है। और डेफिनेटली अर्थ की ग्रेविटी को हम वेट भी कहते हैं। तो अगर हम वेट को डिफाइन करना चाहें, वज़न या वेट, तो वेट को यूजुअली आमतौर पर डब्ल्यू से लिखा जाता है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी। ठीक है, तो ग्रेविटी किसी भी दो मासेस के दरमियान पाई जाती है, लेकिन हम यहाँ पर अपने केस में एक मास ज़मीन का लेंगे, यानी ज़मीन एक ऑब्जेक्ट होगा और दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो W है ये डेफिनेटली ज़मीन की फोर्स है, ज़मीन की ग्रेविटी है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, और इसको हम कहते हैं वेट। अच्छा, इसके साथ साथ एक और फोर्स इसको हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, ये है द नॉर्मल फोर्स। लेट मी फर्स्ट राइट
it is a reactive force which is always perpendicular to the object। ठीक है, ये एक रिएक्टिव फोर्स होती है और ये हमेशा ऑब्जेक्ट पर परपेंडिकुलर होती है। और यूजुअली आमतौर पर होता क्या है कि मिसाल के तौर पर अगर आप किसी लाइक टेबल के ऊपर आपने एक फॉर एग्जांपल ब्लॉक रख दिया, तो ये ब्लॉक क्या करेगा, ये इस टेबल को डाउनवर्ड पुश करेगा, प्रेस करेगा। ठीक है, और ये क्यों प्रेस करेगा, जाहिर सी बात है ग्रेविटी एक्ट कर रही है इस पर, ज़मीन इसको अट्रैक्ट कर रही है, तो इस पर एक फोर्स अप्लाई होगी ग्रेविटी की डाउनवर्ड, एंड एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। तो ये जो सरफेस होगी, जब इस पर एक फोर्स अप्लाई होगी डाउनवर्ड, तो ये सरफेस इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेगी अपवर्ड, और इस फोर्स को हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स। और अगर आप गौर कर सकें तो ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर परपेंडिकुलर है। अगर हम एंगल देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एंगल इसका 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक, ये जो ऑब्जेक्ट है, तो नॉर्मल फोर्स जो होती है वो परपेंडिकुलर फोर्स को कहते हैं। और यूजुअली होता ये है कि एक ऑब्जेक्ट अगर हम फॉर एग्जांपल किसी ब्लॉक को या किसी चीज़ को एक किसी सरफेस पे प्लेस कर दें, रख दें, तो ज़मीन की जो ग्रेविटी है उसकी वजह से वो ब्लॉक या ऑब्जेक्ट उस सरफेस को प्रेस करता है डाउनवर्ड, एंड एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। तो इस फोर्स की रिएक्शन के तौर पर यहाँ एक फोर्स पैदा होती है, ये सरफेस अप्लाई करती है और ये फोर्स अपवर्ड होती है। ठीक है, और इस फोर्स को हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स, और ये परपेंडिकुलर होती है इस सरफेस के ऊपर। इसी तरह एक फोर्स और है which is friction। ठीक है, and we write first it is opposing force which always oppose the motion। ठीक है, ये एक ऐसी फोर्स है, याद रखें कि फोर्स मोशन प्रोड्यूस भी कर सकती है और फोर्स किसी मूव होते हुए ऑब्जेक्ट को रोक भी सकती है, यानी मोशन को रोक भी सकती है, ख़त्म भी कर सकती है और मोशन को प्रोड्यूस भी कर सकती है। लेकिन जो फ्रिक्शन की फोर्स होती है वो हमेशा मोशन को रोकती है, और यूजुअली ये हमेशा मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे अगर हम एक सरफेस के ऊपर किसी ब्लॉक को प्लेस कर दें और लेट्स से हम इसको, ये ब्लॉक को हम मूव कर रहे हो फॉर एग्जांपल राइट डायरेक्शन में, इसकी मोशन राइट डायरेक्शन में हो, तो जो मोशन की डायरेक्शन होती है फ्रिक्शन हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। और फ्रिक्शन प्रोड्यूस कहाँ होती है, फ्रिक्शन इस ब्लॉक, फॉर एग्जांपल ये ब्लॉक की लोअर सरफेस है, तो ब्लॉक और इस ये जो ब्लैक सरफेस है इनके दरमियान यहाँ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, और इस फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो मोशन के ऑपोजिट होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्रिक्शन को यहाँ पर स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करूँ, तो जो फ्रिक्शन है जिसको उर्दू में रगड़ कहते हैं, ये हमेशा मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है। अच्छा, ये क्यों प्रोड्यूस होती है, तो ये आपने पढ़ा होगा कि ड्यू टू द रफनेस ऑफ सर्फेसेस, सर्फेसेस जो है उसमें रफनेस होती है, उस रफनेस की वजह से ये फ्रिक्शन या ये फोर्स प्रोड्यूस होती है, और ये हमेशा मोशन को अपोज करती है। तो इसीलिए मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन की हमेशा फोर्स होती है। फिर इसके साथ एक और फोर्स है टेंशन। When an object is
hang by a cord, ठीक है, कॉर्ड हो सकता है, कोई रस्सा लाइक रोप, केबल, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, द फोर्स applied by cord parallel to cord and opposite to object is known as टेंशन। तो पहली बात तो ये कि टेंशन तो कहते हैं फोर्स को, ये एक फोर्स है, ठीक है। लेकिन आमतौर पे क्या होता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी फॉर एग्जांपल एक रस्से की मदद से, धागे की मदद से, किसी स्प्रिंग की मदद से किसी ऑब्जेक्ट को हम हैंग कर दें, ठीक है, तो इस रस्से में या धागे में एक फोर्स पैदा होती है जो कि इस डायरेक्शन में होती है, इस डायरेक्शन में, और आप ये देखें ये फोर्स पैरेलल है, तो रस्सा है उसी डायरेक्शन में पैरेलल है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स पैदा होती है और उस फोर्स को हम कहते हैं टेंशन। तो जब किसी चीज़ को लटकाया जाता है, हैंग किया जाता है रस्से से या स्प्रिंग से या धागे से या रबर से, किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से, तो फिर आमतौर पर उसके अंदर जो फोर्स पैदा होती है उस धागे में, रस्से में, उसे उस फोर्स को हम एफ से आमतौर पर नहीं लिखते बल्कि उस फोर्स को हम टी से लिखते हैं और इस फोर्स को टेंशन कहते हैं। और ये फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, ठीक है। तो इन फोर्सेस के साथ साथ थर्ड न्यूटन का लॉ, हमने लास्ट टाइम न्यूटन के दो लॉज देखे थे, मैं थर्ड लॉ को भी क्विकली एक बार थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन करता चलूँ। थर्ड लॉ, तो ये तो बहुत ही मशहूर लॉ है और आपने पढ़ा होगा कई जगहों पर, इसको मतलब मैं लिख भी देता हूँ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। सो ये तो खैर मेरा ख्याल है इसको इंशाल्लाह लेटर ऑन हम आगे डिफरेंट एग्जांपल्स में इसको देखते भी रहेंगे, ये तो बहुत मशहूर है। सो हम अब कुछ प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें हम ये जो फोर्सेस हमने पीछे डिस्कस किए हैं, फोर्सेस को हम एक्सप्लिसिटली यूज़ करेंगे। तो हमें प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, ये सैम्पल प्रॉब्लम है और बुक के हिसाब से ये पेज नंबर 100 पर है, ठीक है। और इस प्रॉब्लम को पहले मैं लिख देता हूँ। इसमें कहा गया है, एक फिगर गिवन है, फिगर शोज ब्लॉक एस, ये स्लाइडिंग ब्लॉक है, विथ मास एम, कैपिटल एम से लिखा है इन्होंने इसको, दिस इज 3.3 kg। तो block is free to move along horizontal frictionless surface
and connected by a cord that wraps over a frictionless pulley. Okay. To a second block जिसे H कहा गया है, एंड इट्स अ हैंगिंग ब्लॉक, ये लटका हुआ है विथ मास, इसके मास को स्मॉल m से शो किया गया है एंड दिस इज 2.1 kg. The cord and the pulley have negligible masses compared to the blocks. यानी हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि भाई जो पुली है और जो कॉर्ड्स हैं या रस्से हैं, वो उनका जो मास है वो ब्लॉक्स के मुकाबले में ना होने के बराबर है. ठीक है. The hanging block H falls as the sliding block S accelerates to the right. ठीक है. अब यहाँ हमसे दो चीज़ें पूछी गई हैं. फाइंड, पार्ट ए है द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक S, पार्ट बी है द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक H, और पार्ट सी है द टेंशन इन द कॉर्ड. ठीक है. तो ये तीन क्वेश्चन हमसे पूछे गए और इसके साथ फिर हमें एक डायग्राम गिवन है. ये डायग्राम कुछ इस तरह है कि इसमें एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, फॉर एग्जांपल एक टेबल है और इस टेबल के ऊपर एक इस तरह की पुली लगी हुई है, और दूसरा यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक ब्लॉक है एंड ये एक कॉर्ड से अटैच है और ये दूसरे ब्लॉक के साथ कॉर्ड की मदद से जुड़ा हुआ है, समथिंग लाइक दिस. ठीक. और इस ब्लॉक को S कहा गया है, इसका जो मास है वो कैपिटल M है, और इस ब्लॉक को H कहा गया है. ठीक है. राइट हियर. और इसका जो मास है इसको स्मॉल m कहा गया है. और ये बताया गया है कि ये ब्लॉक जो है ये इस तरह मूव करेगा, स्लाइड होगा और ये डाउनवर्ड जाएगा. और इस रस्से में जो फोर्स अप्लाई हो रही है या रोप में, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ देखूँ तो हमने पढ़ा था कि रोप में जो फोर्स अप्लाई होती है वो ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है. तो यहाँ जो फोर्स होगी टेंशन की वो इस तरह होगी, और अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर जो टेंशन की फोर्स होगी वो इस तरह होगी. ठीक है. तो दो ऑब्जेक्ट्स हैं और हमें करना ये है कि हमें एक तो ये बताना है कि एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है दोनों ब्लॉक्स के अंदर, और फिर ये बताना है कि जो टेंशन की फोर्स है वो कितनी होगी.
अब एक्सेलरेशन आमतौर पे जो प्रोड्यूस होता है ऑब्जेक्ट्स के अंदर वो होता है अनबैलेंस फोर्स की वजह से। तो लिहाजा हमें पहले ये देखना होगा कि इन पर जो अनबैलेंस फोर्सेस हैं वो कौन कौन सी अप्लाई हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम जो है वो आगे बढ़ेंगे और एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर हम वही पिछले कॉन्सेप्ट्स की बात करें कि जी हम चलें फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, तो अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो एस एक अलग बॉडी है, एच एक अलग बॉडी है, तो हम दोनों के लिए अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में होता ही है कि मिसाल के तौर पर ये सरफेस है, मैं इस सरफेस को यहाँ शो कर रहा हूँ समथिंग लाइक दिस, और इस पूरे ब्लॉक को हम एक डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस पर अप्लाई होने वाली तमाम फोर्सेस को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो ये बात तो ऑब्वियस है कि एक फोर्स तो इस पर रस्से की है, ये रोप की है, ठीक है, और ये फोर्स इस डायरेक्शन में है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है टी से। अच्छा, दूसरी फोर्स इस पर जो हो सकती है वो अर्थ की फोर्स हो सकती है, ग्रेविटी हो सकती है। ग्रेविटी इस पर होगी यानी ज़मीन इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी। जो ग्रेविटी की फोर्स है उसको मैं एफ जी से लिख रहा हूँ, या आप चाहें तो उसको एफ जी एस से भी लिख सकते हैं कि एस पर ये फोर्स अप्लाई हो रही है। और फिर एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, तो ये जो सरफेस है ये इस पर एक नॉर्मल फोर्स भी अप्लाई कर रही होगी और उस फोर्स को हम यहाँ लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल एफ एन से। तो इट मीन्स के इस ब्लॉक के ऊपर एक तो टी वाली फोर्स अप्लाई हो रही है, एक इस पर इस डायरेक्शन में एफ एन अप्लाई हो रही है फोर्स, ठीक है, और एक इस पर फोर्स अप्लाई हो रही है इस डायरेक्शन में एफ जी, या इसको आप कह सकते हैं एफ जी एस, ठीक है। अब ये याद रखें कि, और ये भी याद रखें कि ये एस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, ये ऑब्जेक्ट एस है और इस ऑब्जेक्ट का जो मास है कैपिटल एम से उसे शो किया गया है और इसकी वैल्यू है 3.3 kg। अब याद रखें कि यहाँ पर हमें क्योंकि एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें नेट फोर्स रिक्वायर्ड होगी या अनबैलेंस फोर्स रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैंने आपसे कहा था कि एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं और आप करें ये कि इसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं उनको रिप्रेजेंट करें, फिर इनके एंगल्स देखें। तो अगर हम इनका एंगल लेते हैं, मिसाल के तौर पर मैं इसका एंगल लिखता हूँ, तो इसका जो एंगल है मैं फॉर एग्जांपल इसको एंगल टी कह रहा हूँ, ठीक है, एंगल टी, और ये एंगल 0 है क्योंकि हम एंगल कहाँ से देखते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखते हैं, तो ये तो है एक्स एक्सिस में। फिर अगर हम इसके एंगल की बात करें, इसके एंगल की, तो फॉर एग्जांपल इसको हम कह देते हैं एंगल, इसका जो एंगल है उसको मैं थीटा एन कह देता हूँ, और ये 90 डिग्री है बिकॉज यहाँ से काउंटर क्लॉकवाइज हम चलते हैं तो 90 डिग्री पर है ये। और फिर यहाँ से हम घूम के अगर यहाँ आ जाए, ठीक है, तो आप सबकी नॉलेज में ये होगा कि ये यहाँ से यहाँ तक ये होता है 180, और अगर हम घूम कर यहाँ पर आ जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाता है 270। तो इट मीन्स के ये जो एंगल है एफ जी का, उसको मैं थीटा जी कह सकता हूँ, ये होगा 270। अब हमने एंगल्स को भी रिप्रेजेंट कर दिया और फोर्सेस को भी रिप्रेजेंट कर दिया, तो हम करते ये थे कि हम तमाम फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करते थे, वाई कंपोनेंट्स को ऐड करते थे, और फिर एम ए एक्स और एम ए वाई के इक्वेट करते थे। तो डेफिनेटली आप वो मेथड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं एक और यहाँ पर मेथड यूज़ करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड यूज़ करने जा रहा हूँ। वो मेथड क्या है, आप ज़रा गौर कीजिए। इस ब्लॉक के ऊपर 3 फोर्सेस अप्लाई हो रही है। एक फोर्स इस रस्से की है, रोप की है, एक फोर्स नॉर्मल वाली है और एक फोर्स एफ जी वाली है। ये नॉर्मल की फोर्स इसको पुश कर रही है अपवर्ड, और ये वाली फोर्स इसको अट्रैक्ट कर रही है डाउनवर्ड। लेकिन ये ब्लॉक ना तो अपवर्ड जा रहा है और ना ही डाउनवर्ड जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ, हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। लिहाजा इस ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो इस पर एक अपवर्ड फोर्स है एफ एन और एक डाउनवर्ड फोर्स है एफ जी या एफ जी एस। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं, लिहाजा इनका जो नेट रिजल्ट होगा वो 0 होगा।
सो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स एक दूसरे को नलीफाई कर रहे हैं, लिहाजा इस ब्लॉक के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स अप्लाई हो रही है और वो फोर्स कौन सी है, टी वाली फोर्स है। तो इन दोनों को हम गायब कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इन दोनों को लिखते हैं और एंगल रखते हैं तो वैसे ही गायब हो जाएंगे, लेकिन बहरहाल आप अगर डायरेक्ट करना चाहें तो इस तरह कर सकते हैं कि हमें पता है कि ये इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा ब्लॉक, इसका मतलब है इस पर फोर्सेज जो है अनबैलेंस फोर्स जीरो है, ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है, लिहाजा इस ब्लॉक के ऊपर एक ही फोर्स अप्लाई हो रही है और वो फोर्स कौन सी है, टी वाली फोर्स है। सो इसलिए मैं कर ये रहा हूँ कि मैं एफ एन और एफ जी को यहाँ नहीं ले रहा, सिर्फ और सिर्फ टी को ले रहा हूँ। तो हम करते क्या थे, अगर आपको याद हो, हम जो भी फोर्स अप्लाई हो रही होती थी उसके एक्स कंपोनेंट्स को सम करते थे और वाई कंपोनेंट्स को सम करते थे। तो हम यहाँ पर एक ही फोर्स है टी, आप देखें ये फोर्स एक्स एक्सिस में अप्लाई हो रही है, ठीक है, और कोई फोर्स नहीं है इसलिए लिहाजा इसमें और कोई फोर्स ऐड नहीं होगी। एंड इनफैक्ट आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, बल्कि मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ कि फॉर एग्जांपल टी एक्स would be equals to m a x और टी एक्स कैन बी रिटन एज टी cos थीटा, जो थीटा आएगा वो टी का आएगा एम ए एक्स, और फिर यहाँ पर टी cos थीटा जो है वो हमारे पास जीरो है, ठीक है। अब m इसका जो मास है वो कैपिटल M है, तो हमें करना ही होगा कि यहाँ पर कैपिटल M से रिप्रेजेंट करना होगा इसको। हम चाहें तो पहले स्टेप में तो ऐसे लिख देते हैं, लेकिन फिर यहाँ कैपिटल M है तो इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करें, और कैपिटल M की वैल्यू हमें 3.3 गिवन है, सो ये 3.3 हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम चाहें तो इस ए एक्स को हम फिलवक्त ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अगर किसी के जहन में आ रहा हो कि मैंने सिर्फ टी का एक्स कंपोनेंट लिया है बाकी फोर्सेस का नहीं लिया, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप चाहें तो इनके भी एक्स कंपोनेंट्स ले सकते हैं और इनके एक्स कंपोनेंट लेकर आप यहाँ रखेंगे तो ये फोर्सेस वैसे ही कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं, ठीक है। तो लिहाजा अपेरेंटली होगा क्या, अपेरेंटली ये होगा कि हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो ये वाली इक्वेशन बचेगी जिसको हम नाम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह ये भी याद रखें कि इस सिचुएशन में हो क्या रहा है, हमें ये पता है कि ये ब्लॉक जितने एक्सेलरेशन से राइटवर्ड जाएगा, जितना इसका एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में होगा उतना ही इसका एक्सेलरेशन वाई एक्सिस में होगा, क्योंकि जितनी स्पीड से ये डाउन जाएगा उतनी स्पीड से ये राइट आएगा, लिहाजा इसका एक्स वाला एक्सेलरेशन और इसका वाई वाला एक्सेलरेशन ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। सो मैं कर ये रहा हूँ आसानी के लिए कि ए एक्स और ए वाई दोनों बराबर होंगे, इन दोनों को हम एक ही नाम दे देते हैं और इसको फॉर एग्जांपल हम ए कह देते हैं। तो लिहाजा हम ये कर सकते हैं कि ए एक्स की जगह ए लिख देते हैं, तो कॉस जीरो, इनफैक्ट इसको हम कॉस जीरो तो वैसे 1 होता है तो इसको हम टी लिख देते हैं और ये हो जाएगा 3.3a और इसे हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हमने ऑब्जेक्ट s को डील कर लिया, अब हमें ऑब्जेक्ट h को डील करना है। सर ये वाला पॉइंट दोबारा समझा दी। कौन सा वाला पॉइंट? ए एक्स और ए वाई का। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए ये बात तो आपको डायग्राम से क्लियरली नज़र आ रही होगी कि ये वाला ऑब्जेक्ट जितनी स्पीड से नीचे जाएगा ये वाला ऑब्जेक्ट उतनी स्पीड से आगे आएगा, लिहाजा इसका एक्सेलरेशन तो एक्स एक्सिस में क्योंकि ये एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है और इसका एक्सेलरेशन वाई एक्सिस में क्योंकि ये वाई एक्सिस में मूव कर रहा है। तो ये क्योंकि एक्स एक्सिस में जा रहा है तो जितना इसका एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में होगा उतना इसका एक्सेलरेशन वाई एक्सिस में होगा, क्योंकि ये उतने एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड मूव करेगा, लिहाजा इसका एक्स वाला एक्सेलरेशन और इसका वाई वाला एक्सेलरेशन ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। लिहाजा मैंने ए एक्स और ए वाई बराबर हैं तो हमने अपनी आसानी के लिए दोनों को एक ही नाम दे दिया और इसको कह दिया ए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ए एक्स की जगह ए लिख दिया, ठीक है। और दूसरी बात ये भी किसी के जहन में आ सकती है कि मैंने एक्स वाली फोर्सेस को सम अप किया है, मैंने वाई वाली फोर्सेस नहीं लिखी यहाँ पर, तो उसकी रीजन भी बिल्कुल ऑब्वियस है, आपको यहाँ नजर आ रहा है कि ये ऑब्जेक्ट मूव ही एक्स एक्सिस में कर रहा है, वाई में मूव ही नहीं कर रहा, लिहाजा हम इसकी वाई वाली फोर्सेस को अगर इनकॉर्पोरेट नहीं भी करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह इस ऑब्जेक्ट को आप देखें तो ये मूव ही कर रहा है वाई एक्सिस में, लिहाजा इसके लिए एक्स एक्सिस वाली फोर्सेस को सम करना जरूरी नहीं है, हमें तो वाई वाला एक्सेलरेशन चाहिए इसका,
इसलिए y वाली फोर्सेस को हम यहाँ पर सिर्फ सम अप करेंगे। तो पहले मैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। h के लिए अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो मिसाल के तौर पर ऑब्जेक्ट h को हम यहाँ शो कर रहे हैं एक डॉट से, और इस पर एक फोर्स अप्लाई हो रही है, ये वाली t। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पे, से दिस इज t। और दूसरी फोर्स जो इस पर अप्लाई होगी वो डेफिनेटली वो ग्रेविटी की फोर्स होगी, ज़मीन इसे भी अट्रैक्ट करेगी। इसको मैं एफ जी या एफ जी एच से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाली फोर्स हो जाएगी एफ जी, या इसको हम एफ जी एच से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये दो ही फोर्सेस अप्लाई हो रही है, और ये किसकी बात हो रही है, ये एच की बात हो रही है। एच का जो मास था वो हमें गिवन था, और इसका जो मास हमें गिवन था ये था 2.1 kg। सो ये 2.1 kg इसका मास है। अब जब हम फोर्सेस को शो कर देते हैं तो हम फिर करते ये हैं कि हम एंगल्स देखते हैं। तो हमें नज़र आ रहा है कि जी यहाँ से टी का जो एंगल है, एंगल टी दिस इज 90 डिग्री। और इसी तरह अगर हम यहाँ से यहाँ तक आए तो जो इसका एंगल है हमारे पास थीटा, इसको मैं एफ जी या एफ जी एच कह सकता हूँ। ये एंगल हमारे पास है 270, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या कि हम दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स टी है, इसका वाई कंपोनेंट, दूसरी फोर्स एफ जी एच है, इसका भी वाई कंपोनेंट, और इन दोनों को ऐड करके एम ए वाई के बराबर कर देंगे। एक्स वाले कंपोनेंट हमने यहाँ पर क्यों नहीं लिए? एक्स वाले कंपोनेंट्स इसलिए नहीं लिए क्योंकि ये ऑब्जेक्ट मूव ही वाई एक्सिस में करता है, इसलिए हमने एक्स वाले को यहाँ इनकॉर्पोरेट नहीं किया, ठीक है। टी वाई को हम लिख सकते हैं टी साइन थीटा, और थीटा टी कह देते हैं इसको, और इसको लिख सकते हैं एफ जी एच साइन थीटा, और थीटा जो आएगा वो इसी का आएगा, एफ जी एच वाला आएगा, ठीक, इज इक्वल्स टू एम ए वाई। अब टी साइन थीटा जो है, थीटा टी की वैल्यू 90 डिग्री, एंड प्लस एफ जी एच साइन 270 इज इक्वल्स टू मास हमें गिवन है 2.1, और एक्सेलरेशन ए वाई और ए एक्स बराबर है, और दोनों को हमने ए का नाम दिया हुआ है, लिहाजा इसको हम कह सकते हैं दिस इज ए। सो साइन 90 जो होता है वो तो 1 होता है, ठीक है। और इसी तरह अगर आप इसकी बात करें, एफ जी एच की बात करें, तो अगर आप साइन 270 की वैल्यू फाइंड आउट करें, और साइन 270 की वैल्यू फाइंड आउट करके, बल्कि मुझे ज़रा बता दें अगर किसी के पास कैलकुलेटर है, इसको ज़रा कैलकुलेट कर लें। साइन 270 इज हाउ मच? आई गेस दिस वुड बी -1। -1, राइट। सो अगर ये -1 होगा तो ये हो जाएगा माइनस एफ जी एच इज इक्वल्स टू 2.1 ए। से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं, हम नाउ इट्स अप टू अस कि हम जो है वो फॉर एग्जांपल यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को चाहें तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, और ऐड करके हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, बल्कि पहले मैं एक काम ये करता हूँ कि आप सबको मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि ये ग्रेविटी की फोर्स है, और ग्रेविटी की फोर्स को हम वेट भी कहते हैं, और वेट का फॉर्मूला होता है mg। तो इसको हम चाहें तो इस तरह भी लिख लेते हैं, पहले mg के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स 2.1 a, और क्योंकि लकीली हमारे पास m की वैल्यू मौजूद है, दिस इज 2.1, तो ये जगह 2.1, g की वैल्यू 9.8 होती है, 2.1 a। और अगर हम फॉर एग्जांपल इस वैल्यू को कैलकुलेट करके दूसरी तरफ ले जाए, तो किसी के पास अगर कैलकुलेटर है प्लीज़ ज़रा मुझे कैलकुलेटर को बता दें। 2.1 मल्टीप्लाई हाउ मच? 20.58। 20.58, उसको हम वहाँ लेके जा रहे हैं तो वह ऐड हो जाएगा, तो 2.1 a प्लस 20.58, और ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर, लेट से मैं इसको 2 कह देता हूँ, इसके बजाय हम इसको 2 कह देते हैं,
ठीक है, तो हम सिंपली अब क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। सो इफ वी ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 हमारी थी t इज इक्वल टू 3.3a, सो इक्वेशन 1 वाज t इज इक्वल टू 3.3a, और इक्वेशन 2 है t इज इक्वल टू 2.1a प्लस 20.5t। अच्छा, हमें क्योंकि जाहिर सी बात है हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो हम ऐड करने के बजाय अगर सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो बेहतर ये होगा कि हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, ऐड की जगह हम सब्ट्रैक्ट कर लें। ठीक है, तो अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि सबके नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, लिहाजा ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी और हमारे पास यहाँ आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 3.3 में से 2.1 चला जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो ये तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, तो 1.2a माइनस 20.58। अब अगर हमें a कैलकुलेट करना है तो ये वैल्यू वहाँ आ जाएगी 20.58 और 1.2 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 1.2, और इसका जो एक्सेलरेशन आएगा आई गेस इसको अगर कैलकुलेट कर सके 13.15 सॉरी 13.15 3.15 17.15 17.15 ठीक है, दिस इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, इसको एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। सो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया, एंड अगर हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया तो फिर हम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पर a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और t कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम a की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमारे पास t आ जाएगा एंड t वुड बी इक्वल्स टू दैट वाज 3.3 इंटू 17.15 और t की सॉरी 51.4 आई गेस यही आवाज आ रही है मुझे, 51.4 45 से 45, ठीक है 45 न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो टेंशन की फोर्स आ गई। अब हमसे एक्सेलरेशन पूछा गया था, एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट s का और ऑब्जेक्ट h का बराबर होगा, लिहाजा जो पहला पार्ट था उसमें हमसे कहा गया था कि हम a फाइंड आउट करें s के लिए। जो s के लिए a होगा वो होगा 17.15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो t के h के लिए a होगा वो भी यही होगा 17.15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि t की वैल्यू जो होगी ये 51.45 होगी। सर 56.595 है 56 टी की वैल्यू। यस सर सही कह रहे हैं। 56.595 595 ठीक है, आप वैल्यूज को तो आप वेरीफाई कर लीजिएगा, मुमकिन है कि कोई मेरे पास कैलकुलेटेड वैल्यूज नहीं है इस वक्त। 56.595 ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन। अब इसमें बस दो चीज़ें जहन में रखें। देखिए रूल बेसिक वही है जो हमने पहले अप्लाई किया, और रूल क्या था कि हम दोनों ऑब्जेक्ट्स की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तमाम फोर्सेस के x कंपोनेंट ऐड होंगे, y कंपोनेंट ऐड होंगे, लेकिन हमने सिंपल यहाँ पे क्या किया कि हमने देखा कि s ऑब्जेक्ट के लिए y वाले जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं क्योंकि ये y एक्सिस में मूव ही नहीं कर रहा, तो हमने सिर्फ x वालों को आपस में ऐड करके, x में a की फोर्स थी, a की फोर्स को लेकर हम आगे बढ़े। इसी तरह हमने ऑब्जेक्ट h में देखा, जब हमने h की बात की, जैसे ये h है, इसमें हमने देखा कि ये y एक्सिस में मूव कर रहा है, ये x में मूव ही नहीं कर रहा, लिहाजा हमने x वाली फोर्सेस को ऐड ही नहीं किया, सिर्फ y वाली फोर्सेस को आपस में ऐड किया, और y वाली फोर्सेस को ऐड करके हमने जो है वो फाइनल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने की कोशिश की। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी जहन में रखने वाली है, क्योंकि हम जाहिर सी बात है ये इसमें बहुत सारी चीज़ें आप पीछे पढ़ चुके हैं,
और आई होप ये चीज़ें आपके लिए नई नहीं होंगी। इसमें ये भी ध्यान में रखना है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उसकी वैल्यू हम आमतौर पर किस तरह लेते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर एक्सिस के हिसाब से बात की जाए तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, दिस इज सॉरी नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस। तो अगर ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल अपवर्ड मूव कर रहा है तो हम जो g की वैल्यू लेते हैं ये पॉजिटिव 9.8 लेते हैं, ठीक है। हमारी बुक में ये जो है वो अजम्पशन की गई है कि अपवर्ड अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा होगा तो उसका जो g है वो नेगेटिव पॉजिटिव लिया जाएगा क्योंकि वो पॉजिटिव वाई एक्सिस में मूव कर रहा है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड जा रहा होगा तो उसका जो g होगा वो हम लेंगे -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस में जा रहा है, ठीक है। तो ये एक यूं कह लें कि एक रूल है जो हम यहाँ इस चैप्टर में फॉलो करेंगे। वैसे इंटरमीडिएट में आई गेस आप लोगों ने शायद ये पढ़ा होगा कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सिंध बोर्ड वालों ने खसूसन कि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा हो तो हम एक्सेलरेशन नेगेटिव लेते हैं और अगर ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा हो तो हम एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेते हैं। आई गेस शायद आपने इस तरह पढ़ा हो। लेकिन भारत यहाँ पर हम ये वाली जो अप्रोच को यूज़ करेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो हम जी की वैल्यू नेगेटिव नहीं लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और नीचे आ रहा है तो हम जी की वैल्यू पॉजिटिव नहीं लेंगे बल्कि नेगेटिव लेंगे। सर आप वाला ही पढ़ा है? जी जी ये वाला पढ़ा, गुड। तो फिर आप ज़रा यहाँ गौर कीजिए कि अगर हम कहें कि ये ऑब्जेक्ट राइट जा रहा है और ये ऑब्जेक्ट डाउन जा रहा है तो ये ऑब्जेक्ट तो नीचे जा रहा है ना। तो अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो इसके लिए जी की वैल्यू हमें क्या लेनी चाहिए थी, -9.8 लेनी चाहिए थी। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे g की वैल्यू पॉजिटिव ले लिया, दिस शुड बी -9.8। तो ये मैं आपके लिए काम छोड़ के जा रहा हूँ, आपने इन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, t की वैल्यू चेंज हो जाएगी, आपने ये वैल्यूज़ को रिकैलकुलेट करना है, ठीक है, माइनस लेना है और फिर दोबारा a और t आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आई होप आप लोग कर लेंगे। जी सर मैंने पूछना था कि अब देखें जो ब्लॉक H है, अब हमारा ब्लॉक S भी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे और पुली भी हमारी फ्रिक्शनलेस है जी जी और H हमारा फ्री हैंगिंग है जी जी। तो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी नहीं होगा कि मतलब एक्सेलरेशन इसकी इंक्रीज कैसे होगी जब इसके ऊपर कोई और एक्स्ट्रा फोर्स नहीं एक्ट कर रही? हाँ देखिए, पहली बात तो ये है कि ये मिसकंसेप्शन आप दूर कर लें। किसी चीज़ पर सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही हो, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ कि ये फॉर एग्जांपल सरफेस ऑफ अर्थ है और एक बॉल है, ठीक है जी, ये बॉल फ्रीली मूव कर रही है, तो अगर ये फ्रीली मूव कर रही है तो इस पर सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, लाइक यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस फ्रिक्शन को भी हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो सिर्फ ग्रेविटी भी अगर किसी चीज़ पे एक्ट कर रही हो ना तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है, और वो एक्सेलरेशन कितना होता है, यूजुअली वो एक्सेलरेशन होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम नेगेटिव लेते हैं ड्यू टू द नेगेटिव एक्सिस, लेकिन 9.8 तो एक्सेलरेशन तो सिर्फ ग्रेविटी भी अप्लाई हो तब भी प्रोड्यूस होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ क्या है, इसके ऊपर एक फोर्स तो ग्रेविटी एक्ट कर ही रही है, लेकिन एक फोर्स इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में भी एक्ट कर रही है, और वो फोर्स क्या है, वो फोर्स टी है। लिहाजा जो एक्सेलरेशन होगा ना ये इससे थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी अगर इसको नीचे खींच रही होती तो इसका एक्सेलरेशन 9.8 होता, इसकी स्पीड में इजाफा हो रहा होता 9.8 का, लेकिन क्योंकि ये वाली फोर्स इसको अपवर्ड अट्रैक्ट कर रही है तो ये फोर्स ग्रेविटी की फोर्स को समहाउ किसी तरह कैंसिल करने की कोशिश कर रही होगी, इसलिए एक्सेलरेशन जो होगा वो कुछ कम होगा, लेकिन एक्सेलरेशन होगा। आई होप ये क्लियर होगा। चलो ठीक है, लेकिन हमारी 17 क्यों आ रही है? तो 9 से कम होनी चाहिए थी। हाँ तो मैंने आपसे वही कहा ना कि हमने मिस्टेक जो की है वो ये वाली मिस्टेक की है ना। मैंने आपसे क्या कहा कि -9.8 लेना चाहिए था हमें, ठीक है, और मैंने कहा इसको आप खुद सॉल्व कीजिए एंड दिस मस्ट बी लेस देन। सर ये सही है, सर सही है, हमने जो कैलकुलेशन की थी ना ये माइनस से की थी तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया था, तो इसमें यही आंसर आया +20.58। तो ये 20 तो आएगा बेटा, लेकिन ये 20 वहां जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा यहाँ पर, नहीं। अब पहले प्लस, यहाँ देखिए यहाँ प्लस का आएगा तो वहां जाके क्या होगा, माइनस का, तो इट मींस कि ये माइनस हो जाएगा। ये सर माइनस का होगा सर। ठीक है, अब जब ये माइनस होगा तो जाहिर सी बात है अब यहाँ पर भी
सिचुएशन चेंज हो जाएगी। अब जब ये माइनस का है तो आप देखें, अगर ये माइनस का था, हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो अब ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। लिहाजा अब यहाँ पर जो वैल्यू आनी चाहिए वो कौन सी आनी चाहिए, वो प्लस की आनी चाहिए। ऐसे ही है? यस सर। ठीक है, तो आप इसको, खैर मैं इसको खुद भी, सॉरी सर जो आपने असाइनमेंट 2 दिया था उसमें भी क्या कहते हैं जी की वैल्यू पॉजिटिव लेनी थी, क्योंकि बॉल टॉस अपवर्ड हो रही थी क्वेश्चन 2 में। मैं इसको देख लूंगा, मैंने अभी इसको देखा नहीं है, मैं इसको देख लूंगा। लेकिन अगर कोई नहीं ऐसा सर, जो कॉन्सेप्ट है, आप सर मैं पूछ रहा हूँ कि लॉजिक तो यही अप्लाई होनी है ना कि हम पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि वो क्या कहते हैं बॉल टॉस अपवर्ड हो रही। नहीं वो डीएक्सेलरेट हो रहा था, वो नेगेटिव एक्सेलरेशन ही थी। देखिए मैं ये चीज़ आपको बताऊं कि यूजुअली होता क्या है कि यूजुअली अगर किसी ऑब्जेक्ट का की स्पीड या वेलोसिटी बढ़ रही हो, इंक्रीज हो रही हो, तो यूजुअली हम करते ये हैं कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन हम लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है, और वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो एक्सेलरेशन हम लेते हैं नेगेटिव, ठीक है, यूजुअली ये होता है। लेकिन यहाँ सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम एक्सिस से उसको रिलेट कर देते हैं। हम कहते हैं कि जी पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस के हिसाब से हम उसको ले रहे हैं। तो अपवर्ड जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो याद रखें अपवर्ड अगर आप किसी चीज़ को थ्रो करते हैं तो उसकी स्पीड तो हमेशा कम होती चली जाएगी। तो स्पीड कम होने का मतलब है कि एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो ऊपर जाते हुए तो जी नेगेटिव होना चाहिए ना, नीचे आते हुए जी पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन ये चीज़ मैंने बताया है नॉर्मल मोशन में, हॉरिजॉन्टल मोशन में हम ये अप्लाई करते हैं। वर्टिकल मोशन के अंदर हम सिर्फ इस बात का ख्याल रखते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी अगर बात की जाए तो ये हम डाउनवर्ड मोशन के लिए पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, और अपवर्ड मोशन के लिए हम ये पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो अब टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है, ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को मैं खुद भी देख लूंगा, इसको सॉल्व कर लूंगा, आप भी इसको देखिएगा। इसका एक्सेलरेशन मस्ट बी लेस देन 9.8, सो इसकी मिस्टेक आप भी सॉर्ट कीजिएगा, मैं भी देख लूंगा, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्विकली अटेंडेंस ले लेते हैं, फिर मुझे एग्जाम के हवाले से 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने थे, और इसलिए पहले हम अटेंडेंस की तरफ बढ़ते हैं। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इंशाल्लाह जो भी मिस्टेक होगी वो सामने पता चल जाएगी। अभी मैं खुद भी इसको इंशाल्लाह वर्कआउट करके देख लूँगा। अच्छा जी, ये है अब्दुल कदीर, जरगम नदीम, हमजा खान, मुगीरा अहमद, शेख हमजा यासीन, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उमर हाशमी, प्रेजेंट सर। सुहेब अहमद, प्रेजेंट सर। सैयद मोहम्मद मुदस्सिर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अली रिजवी, प्रेजेंट सर। मोहम्मद खालिद जमाल, प्रेजेंट सर। जुनैद हसन, मोहम्मद तलहा रिजवान, प्रेजेंट सर। हुज़ैफा बिन शौकत, प्रेजेंट सर। अरशद अली, प्रेजेंट। अब्दुल्ला सुहाग, प्रेजेंट सर। सैयद मोहम्मद हबीब, प्रेजेंट सर। जानजेब अली खान, मोहम्मद अली, प्रेजेंट सर। मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आसिफ। जी सर। मोहम्मद आसिफ, ठीक है। तलहा तारिक, ठीक है, मौजूद है। सैयद योशा काजी, प्रेजेंट सर। सैयद अनस अहमद, जवाद खान, प्रेजेंट सर। अनस प्रेजेंट है, जी ठीक है, जवाद भी प्रेजेंट है, ठीक है। और सैयद मुसब अली, प्रेजेंट सर। हमादुर रहमान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद यूसुफ है, ऐशवन नेथन, प्रेजेंट सर। तलहा उस्मानी, प्रेजेंट सर। लारेब रशीद, यस सर।
मोहम्मद हसन, प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद तलहा, प्रेजेंट सर। ठीक है। समीर सुलेमान, प्रेजेंट सर। सैयद मास, मोहम्मद उस्मान, प्रेजेंट सर। हु इज देयर? मोहम्मद उस्मान, ठीक है। कोई रह तो नहीं गया? सर मुगिरा अहमद प्रेजेंट। सर सैयद सर। वेट वेट, वन बाय वन प्लीज। सर 12197 मुगीरा अहमद की मैंने लगा दी, ठीक है। 12197, जानजेब अली खान। ठीक है, लग गए आपकी। और कोई है इस आईडी में? 1290 जी सैयद 1290 सॉरी, वन बाय वन बताएं। सर 12190 12 दोबारा बताइएगा। 990 12990, ठीक है। आपकी सर हो कल गई की नहीं लगी हुई सर कल की नहीं लगी हुई थे कल की क्लास में? सर ग्रुप में समझ किया था मैंने आपको कल में था सर डिस्ट्रिक्ट हो गया था अच्छा ठीक ठीक। सर मेरे भी नहीं लगी है सर 12191 लास्ट 1219 सेकंड लास्ट हुए सर। सैयद माज भाई, आप कहाँ गायब थे? आप तो बहुत सर सारी मैं- क्लासेस के बाद आ रहे हैं। सर मैं सब में प्रेजेंट हूँ लेकिन मेरा नाम ये है ही नहीं, माज बिन गजन का नाम सर ये नहीं तो सैयद आप, मोहसिन अली ये आपका नाम नहीं है। सैयद माज आपका नाम नहीं है। मतलब पूरा नाम ये नहीं है लेकिन आईडी यही है। तो बेटा तो मैं सब आप में प्रेजेंट था इसमें। तो ये आपके ये राज आज कैसे अफशा हुए? ये तो हर क्लास में ये मैं शीट भी शेयर कर रहा होता हूँ, अचानक से कैसे ये राज अफशा हो गया? और आपकी अटेंडेंस भी नहीं लगी, ये भी आपको पता नहीं चला। ये तो काफ़ी स्ट्रेंज किस्म की चीज़ है। खैर बहरहाल, नाम बताइए अपना। सैयद माज, पूरा नाम बताएं। माज बिन गजन बिन गजनफर फर कुछ ऐसा। खैर मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ। जनफर, ठीक है। तो जी सर। बिन गजनफर हो गया, ठीक है। सर मेरी भी नहीं सर मेरा नाम सर नहीं हमारी है भी नहीं यहाँ लगी सर। आईडी बताएं जल्दी क्विकली। पे 132 सर माज एसेट 983 सॉरी, फर्स्ट वाले पहले बताएं। 13235 13235। आपके न्यू एडमिशन है क्या कोई? जी सर। तो आपकी ये पहली क्लास है क्या आज? नहीं सर मैं कहते हैं क्लास ले चुका हूँ मैं पहले। तो आपने बताया क्यों नहीं? 13235। जी सर सर ये शायद इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल का हूँ सर। अरे भाई फिर रुक जाए यार, आप खुद भी कंफ्यूज हो रहे हैं, मुझे भी कंफ्यूज कर रहे सर हैं। ये माज भी इलेक्ट्रिकल के हैं। ये माज भी इलेक्ट्रिकल के हैं? सर माशाल्लाह मैं भी माशाल्लाह। इलेक्ट्रिकल का ही हूँ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग आज लगता है आउट ऑफ ऑर्डर चल रहे हैं सब, ठीक है। बात कर रहा हूँ। जी जी, तला तारिक आपकी लगा दी मैंने प्रेजेंट, ठीक है। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम इस्लाम। सर नहीं, मेरी रहती है ऊपर, आप चेकआउट करें, मेरी कल की रहती है, मैं प्रेजेंट था। अब बेटा तो आपने लिखा नहीं। आपका नाम तो मैं स्पेशली 2 3 4 बार लेता हूँ और चैट रूम में भी कहता हूँ लिख दें, तो जब होता है मैं लगा देता हूँ, ठीक सर है। मैंने चैट में आप अभी अपनी चैट चेक करें, मैंने सर कितने मैसेजेस किए चैट में तो जाके, अभी मैंने सर तकरीबन अभी तो 8 to मैंने 9 लगा लिया मैसेजेस ना किए बेटा, हैं। मैंने आपकी लगा दी अभी। अब आप फौरन मैं दोबारा टाइम जाया करेंगे नहीं तो नहीं आपके सर, तो मैं ना कल की भी कल की मैं देख लूंगा, मैं लगा सर दूंगा, कल की ठीक भी। है। मैं देख लूंगा, मैं लगा दूंगा, ठीक है। अच्छा सर, ये मेरी बात सुन ले सर। जी जी हेलो जी जी कहें। सर, ये क्या कहते हैं, तलहा तारिक की सर पिछली 3 प्रेजेंट्स नहीं लगी हैं, जिसमें से कल की प्रेजेंट थी, उससे 2 दिन पहले जो है वो एब्सेंट हूँ मैं। ठीक है मैं कल देख लूंगा, मैं लगा दूंगा, ठीक है। चलो, अतहर हुसैन सुमरो, काजिम हुसैन चांडियो, प्रेजेंट सर। आमिर नूर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हसन, अहमद अब्दुल्ला है नहीं है, ठीक है। मोहम्मद रजा, प्रेजेंट सर। ठीक है। माज बिन गजनफर यहाँ मौजूद है, प्रेजेंट सर। ठीक है। सनाउल्ला मंगी, मीर शफी मोहम्मद, प्रेजेंट सर। सैयद साद अली, प्रेजेंट सर। अलीजर अहमद,
सर ये मास का नाम इधर है और देखें जी जी मैंने देख मास बिन लिया, कसम। मैंने उनको क्या भी दिया है, वो कंफ्यूज हो रहा नहीं मैं यही कह रहा हूँ इसकी इसी आईडी में। था। एहसन शाह, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उसामा खान, प्रेजेंट सर। मौजम मुमताज, प्रेजेंट सर। उमर जिया भट्टी, माज एहसन, महानूर मलिक, प्रेजेंट सर। मलिक अब्दुल हफीज, बुशरा लईक, प्रेजेंट सर। लारेब रिजवान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हम्माद, प्रेजेंट सर। सैयद मोहसिन। जी सर प्रेजेंट। ठीक है, इस आईडी में कोई और रहता नहीं क्या? एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर वो माज एहसन ने मैसेज किया कि उनका नेट का जो है ना इशू हो गया है, तो वो बोल रहे हैं कि मेरी प्रेजेंट लगवा दो। माज एहसन, आईडी क्या है इनकी? जी माज सर जी एहसन ये है, ठीक है ठीक है जी। ठीक है, चलो ठीक है। और तो कोई रह नहीं गया होगा। अच्छा बेटा, एग्ज़ाम के हवाले से मुझे डिस्कस ये करना था कि जो हमारे एग्ज़ाम होंगे